हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेशन एजुकेटिंग द नेटिव का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो पहले के दो जो पार्ट्स है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में हमने काफी सारी चीजों के बारे में देख लिया था कि ब्रिटिश जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे देखते थे और जो ओरिएंटलिज्म क्या होता है और कौन से जो ब्रिटिशर्स हैं जो ओरिएंटलिज्म को बढ़ावा देते थे, हमारी कंट्री का जो कल्चर है, लिटरेचर है, उसको बढ़ावा देते थे। और हमने साथ ही साथ बहुत सारी चीजें देखा कि ब्रिटिशर्स ने मदरसा सेटअप किए, हिंदू कॉलेजेस सेटअप किए और भी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो मैकलॉय का जो एक्ट है वो क्या था, ठीक है, एक्ट ऑफ 1835, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, ठीक है, जिसे मैकलॉय ने इंट्रोड्यूस कराया था। फिर हमने देखा था कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के को हमारी कंट्री में अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कैसे मतलब वो यूज में आने वाला है। ठीक, हमने ये कॉलेजेस वगैरह जो है बनाए जा रहे थे उसके बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद जो है मिशनरीज जो स्कूल्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि मोरल एजुकेशन के लिए जो है एजुकेशन होना चाहिए था। ये सब डिमांड्स आ रही थी और हमने ये यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, हाउ व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो अब आगे हम देखेंगे, आगे हमको देखना था कि विलियम एडम ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसने उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या उसने बताया। ठीक है, तो ये हमको देखना है, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। इन 1830 विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो 1830 में विलियम एडम, ठीक है, वो क्या थे, स्कॉटिश मिशनरी थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, स्कॉटलैंड से आए थे। और वो कहाँ कहाँ गए, बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में गए। तो ही हैड आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन इन वर्निकुलर स्कूल्स। तो उसको क्या बोला गया था कंपनी ने कि आप रिपोर्ट बनाएं कि जो एजुकेशन सिस्टम है मतलब प्रोग्रेस क्या हो रहा है, क्या क्या चीज मतलब कैसे जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। कहाँ का, वर्निकुलर स्कूल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो यहाँ पे जो देसी भाषा में बताया जाता है, मतलब यहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, वहां पे एजुकेशन की क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है वहां पे। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूसेस इंटरेस्टिंग। और जो एडम ने रिपोर्ट बनाई वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। तो आगे हम देखेंगे। एडम फाउंड दैट देयर वर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। तो एडम ने क्या देखा कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख स्कूल है, पाठशाला हिंदी में बोलते हैं, 1 लाख स्कूल है बंगाल और बिहार में। बस देखिए कितने सारे स्कूल है। दीज वे स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, छोटी छोटी जगह है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसमें 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होते। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वे कंसिडर्ड ओवर 20 लाख। तो देखिए 1 लाख पाठशाला है और 1 लाख में 1 लाख पाठशालाओं में एक स्कूल में एक जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो है इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं वो कितना हो सकता है, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा भी है। ठीक, दिस इंस्टीट्यूशन वे set up by wealthy people or local community at the time they were started by a teacher or guru। तो ये जो पाठशाला है ये कौन बनाता है, कौन किन्होंने सेटअप किया है इसको, जो वेल्दी पीपल है, जो गांव के जो रईस लोग हैं वो बनाते हैं ये इंस्टीट्यूशन, या तो फिर कोई लोकल कम्युनिटी है वो इसको सेटअप करती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर है, ठीक है, उसी के यहाँ जाके बच्चे पढ़ने लग जाते हैं और वो पाठशाला बन जाती है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। तो सिस्टम जो है एजुकेशन का वो क्या है, एकदम फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब है जिसे आसानी से बदला जा सके, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशन है ये चल रहे हैं। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल स्टूडेंट्स वे प्रेजेंट इन पाठशाला एट दैट टाइम। तो आज के जो स्कूल होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें जो चीजें आपको मिलती है वो आप एसोसिएट कर सकते हैं उस समय का जो पाठशाला था, उस समय के जो स्कूल है उसके साथ में। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, देयर वर नो फिक्स्ड फीस, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। तो ये जो स्कूल्स है इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो देखिए कोई भी फिक्स्ड फी नहीं था, कोई भी मतलब उनको फीस नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं,
कोई भी बुक्स नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स जो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी सेपरेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, कहीं पे भी कोई बेंच चेयर नहीं होते थे, बैठने के लिए बच्चे नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। आज भी पढ़ते हैं क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं अभी बच्चे नीचे बैठ के। कोई भी ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था जहाँ टीचर्स लिख के बताते थे, और सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी। जैसे सेपरेट क्लासेस मतलब जैसे हम पढ़ते हैं तो पहले नर्सरी होता है, KG 1 होता है, KG 2 होता है, उसके बाद क्या होता है क्लास 1 2 3, फिर 12th तक होता है। तो इस तरीके का कोई भी सेपरेट क्लासेस वाला सिस्टम नहीं था। नो रोल कॉल रजिस्टर, जैसे कि आप अभी स्कूल में जाते हैं तो आपका रोल नंबर बताया बोला जाता है, फिर आप यस मैम या प्रेजेंट मैम बोलते हैं। तो उस तरीके का कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं हुआ करता था जिसमें ये दाखिल किया जाता था कि कौन सा बच्चा आज आया है नहीं आया है, कुछ भी नहीं। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होते थे, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, और कुछ भी टाइम टेबल नहीं हुआ करता था। मतलब एकदम फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करती थी, ये सारी से सारी चीजें चेंज हो जाती थी। In some places, classes were held under banyan tree. In other places, in the corner of village, shop or temple, or at the guru's home. तो कहाँ पे क्लासेस हुआ करती थी? मतलब जो बनियान का ट्री है, पीपल का जो पेड़ है, उसके नीचे हुआ करता था, या तो स्कूल में, मतलब एक गांव में कोई कॉर्नर हो जहाँ पे शॉप हो, है ना, कॉर्नर जो शॉप है, ठीक है, दुकान वगैरह है, उसके कॉर्नर में जगह हो तो वहां पे, या फिर मंदिर में, या तो फिर जो टीचर है, जो गुरु है, उसके घर में। फिर डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ डिपेंडेंट ऑन द इनकम पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन पुअर। तो जो फीस है, ठीक है, कोई फिक्स्ड फीस नहीं हुआ करता था, लेकिन जो अगर जो पेरेंट्स है, ठीक है, अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो उनको ज्यादा पे करना पड़ता था, और वो पुअर है तो कम, ठीक है। तो रिच जो रईस है उनको ज्यादा पे करना पड़ता था, और जो पुअर है उसको कम। तो टीचिंग वाज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट। तो टीचिंग कैसे हुआ करता था? ओरल। ओरल मतलब मुंह से बताते थे टीचर, और जो बच्चे हैं उनको सुनते थे और सीखते थे, और क्या पढ़ाना है वो गुरु डिसाइड करता था। और वो इस तरीके से डिसाइड करता था, इन अकॉर्डेंस मतलब इस अपने तरीके से, इस तरीके से डिसाइड करता था कि जो स्टूडेंट्स को चाहिए, जो उनकी नीड्स है, उसको वो पढ़ाता था। स्टूडेंट्स वे नॉट सेपरेटेड आउट इन डिफरेंट क्लासेस। और जैसे कि पहले हमने देखा कि स्टूडेंट जो है अलग अलग क्लासेस में डिफरेंशिएट नहीं किए जाते थे, एक ही जगह में बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। सारे सारे जो है वो एक ही जगह में बैठते थे और पढ़ते थे, जितना भी बड़े हों छोटे हों, सारे लोग। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो जो अलग अलग लेवल्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनसे जो है गुरु अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में इंटरेक्ट किया करता था, मतलब उनको बताया करता था। एडम डिस्कवर दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। और एडम ने ये भी देखा कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, वहाँ के जो लोकल है, उनकी नीड्स को वो सूट करता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही था। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रंस ऑफन वर्क इन फील्ड। तो क्या है इसका एग्जांपल? क्या है कि जो क्लासेस है वो हार्वेस्टिंग टाइम होता था, जब मतलब खेतों में काम करने की जरूरत होती थी, फसल काटी जाती थी, उस समय जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, रूरल बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के, वो वहां नहीं काम किया करते थे, ठीक है। तो वहां क्या है, उनको फील्ड में काम करना पड़ता था, तो वो स्कूल से नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उस समय जो है स्कूल्स जो है, पाठशाला जो है बंद रहती थी। The Pashala started once again when the crops have been cut and stored. This means that even the child of a peasant family could study. तो पाठशाला जो है एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती थी जब जो क्रॉप्स है, ठीक है, उसको काट लिया जाता था, स्टोर कर लिया जाता था। और इसका मतलब ये है कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र जो मतलब किसान के जो बच्चे हैं वो भी वहां पे पढ़ पाए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। तो जो है जैसे कि हम देखना चाह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या जो है वहां पे चेंजेस लाए, तो उसको हमको देखना है। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरी विद हायर एजुकेशन। तो मिड 19th सेंचुरी के आते आते जो कंपनी है उसको किस चीज की चिंता थी, किस चीज में वो कंसंट्रेट करना चाह रहे थे, किस चीज में फोकस करना चाह रहे थे, जो हायर एजुकेशन है उसमें। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो इसलिए जो है उन्होंने जो लोकल स्कूल्स है, ठीक है, लोकल जो पाठशाला है उसको फंक्शन करने दिया, ठीक है। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। फिर 1854 के बाद जो कंपनी है उसने क्या डिसाइड किया कि भाई अब वो टाइम आ गया है कि जब जो ये सिस्टम है ना, ये जो देशी तरीके से पढ़ाने का जो सिस्टम है, ये जो अपने तरीके से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अब चेंज करने की जरूरत है। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड एंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। और उनको यही लगा कि भाई वो इसको कैसे कर सकते हैं कि वो ऑर्डर निकालेंगे,
ठीक है, उनको ऑर्डर देंगे कि भाई ये जो सिस्टम है, ये इनका जो सिस्टम है उसमें क्या है, कुछ रूटीन्स लिखे हैं, है ना, मतलब कुछ टाइम टेबल हो के इस फिक्स टाइम से इस फिक्स टाइम तक स्कूल लगे, ठीक है, इस तरीके का रूटीन हो, कुछ रूल्स हो, है ना, स्कूल आने जाने का, और वो रेगुलर इंस्पेक्शन भी करेंगे वहां पे, मतलब मुआयना भी करेंगे। हाउ वाज दिस टू बी डन, और ऐसे कैसे होगा, व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी टेक, और क्या क्या चीजें की उन्होंने। इट अपॉइंटेड a number of government पंडित्स each in charge for looking for after 4 to 5 schools। तो उन्होंने क्या है, जो गवर्नमेंट के जो पंडित थे उनको इंचार्ज बना दिया, उनको ऑफिसर्स बना दिए कि भाई आपका काम है कि आपको जो 4 से 5 स्कूल दिए जा रहे हैं उनको आपको अपनी देख रेख में रखना है। द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। और ये पंडित का क्या काम हुआ करता था कि वो पाठशाला जाते थे और वहां पे कोशिश करना है उनको कि जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का, पढ़ाने का तरीका जो है स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जाए। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट अ पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। तो हर जो गुरु है उसको क्या बोला जा रहा था कि आप एक पीरियोडिक रिपोर्ट दे के हर एक पीरियड में मतलब आपको रिपोर्ट्स देनी है, और जो क्लासेस है उसको रेगुलर टाइम टेबल है ना, एक रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, लेना है, ठीक है। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब बहुत सारी चेंजेस आ गई, तो उसमें क्या है, अब जो है बच्चे किसमें पढ़ रहे थे, टेक्स्ट बुक्स जो है उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ना था। और वो कैसे पढ़ते थे, जो भी पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट किया जा रहा था एक एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसके द्वारा। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट को क्या बोला गया था कि आप एक रेगुलर फी देंगे। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, जो गरीब है वो कम देता था, अमीर है वो ज्यादा देता था। तो अब जो है स्टूडेंट्स को क्या पे करना है, एक रेगुलर फी पे करना है, ठीक है। मतलब आप गरीब हो अमीर हो, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेगुलर फी देना है और आपको रेगुलर क्लास भी अटेंड करनी है और एक फिक्स्ड सीट पे बैठना है कि हाँ भाई इसका स्थान ये है तो ये यही बैठेगा, और न्यू रूल्स है जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वे सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। और जो पाठशाला है जो ये सब चीजें एक्सेप्ट कर रही है, ये जो नए रूल्स को एक्सेप्ट कर रही है, उनको क्या दिया जाता है, सपोर्ट देता था गवर्नमेंट, ठीक है, अनुदान देता था, ग्रांट्स मतलब अनुदान देते थे, मतलब कुछ पैसे दे दिए या फिर बुक्स के लिए बुक्स दे दिए, तो इस तरीके के ग्रांट्स उसको मिला करते थे। Those who were unwilling to work within the new system received no government support। और जो लोग जो है वो इस तरीके से जैसे ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं उससे तरीके से नहीं काम करना चाह रहे थे, उनको कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था। ओवर द टाइम गुरुस हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला। और समय के साथ जो गुरुज है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, मतलब अपने तरीके से पढ़ाना चाहते थे, वो बहुत ही डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, बहुत ही मुश्किल हो रही थी उनको। जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे स्कूल चला रही थी उनके साथ कम्पीट करने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए, जो रेगुलेटेड पाठशाला है उनके साथ मुकाबला करने के लिए, ठीक है। अगर उनको ज्यादा मतलब कोई भी स्टूडेंट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने मिल रहा है, बुक्स मिल रही हैं, तो वहां जाके पढ़ेगा, या ना कि फिर कि गुरु के पास ऐसे ही, ठीक है। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैव अनदर कॉन्सिक्वेंस। और ये जो नए रूल्स है उसका एक और नतीजा क्या हुआ, इन द अर्ली सिस्टम द चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर पीसेंट फैमिलीज हैव बीन एबल टू गो टू पाठशाला सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल। तो पहले क्या हुआ करता था, जो बच्चे हैं, है ना, जो पुअर पीसेंट फैमिली, जो पुअर मतलब गरीब किसान के जो बच्चे हैं वो भी पाठशाला जा पाते थे, क्योंकि टाइम टेबल क्या होता था, फिक्स हुआ करता था, सॉरी टाइम टेबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल हुआ करता था। मतलब जब हार्वेस्ट सिस्टम में तो पाठशाला बंद हो जाती थी और नहीं भी जा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू गो इनटू द फील्ड। अब ये जो नया सिस्टम आया है पाठशाला का, उसमें जो नया डिसिप्लिन वाला रूल बनाया गया जिसमें क्या है रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए रहता था। तो इससे क्या होता था, जो हार्वेस्ट सिस्टम है उस समय जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, तो इससे क्या है उनको मतलब स्कूल में से निकाल दिया जाता था, ठीक है। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। तो अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो उनको क्या घोषित कर दिया जाता था कि भाई उनकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं है और वो क्या है, एकदम इनडिसिप्लिन है, ठीक है। तो यहाँ पे सर अरबिंदो घोष है, उनकी स्पीच है, ठीक है, उसको हमको देखना है। इन स्पीच डिलीवर ऑन January 15, 1909 in Bombay, Aurobindo Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students। तो January 15, 1908 में बॉम्बे में अरबिंदो घोष ने एक स्पीच दिया था, उसमें क्या बोला था कि जो गोल है ना नेशनल एजुकेशन का, वो क्या होना चाहिए, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी को इंक्रीज करना स्टूडेंट्स के अमंग में। दिस रिक्वायर्ड कंटेम्पलेशन ऑफ हीरोइक डीड्स ऑफ अवर
एंसेस्टर्स। तो इसके लिए क्या है, हमको क्या है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेम्पलेशन का मतलब है सोचना, याद करना, जो हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया था उसको। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेंट इन वर्निकुलर सो एज टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन है वो हमारी जो देसी भाषा है उसमें हमको मिलना चाहिए, ताकि जो है बहुत सारे लोग जो है इसका फायदा उठा सके। अरविंदो घोष emphasizes that although the students should remain connected with their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western experiments in governments in popular government. In popular government, more of the students should also learn some useful crafts so that they could able to find some moderate remunerative employment after leaving their school। remunerative मतलब थोड़े पैसे कमा सके, अच्छे खासे पैसे कमा सके, उस तरीके का जॉब, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। यहाँ पे बोल रहे हैं अरबिंदो घोष जो है वो किस चीज पे एम्फसाइज करना चाह रहे थे, किस पे फोकस करना चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स जो है उनको अपना जो मिट्टी है उससे कनेक्टेड रहना है ना, अपने ओन रूट्स मतलब अपनी जो मिट्टी, अपनी जो संस्कृति है उससे कनेक्टेड रहना है, लेकिन उनको फुल एडवांटेज भी मिलना चाहिए जब वो पढ़ रहे हैं। जो मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो वेस्ट में, उसके साथ भी, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है वो मतलब यूजफुल क्राफ्ट्स वगैरह भी सीखे, स्कूल में उनको ये भी सिखाया जाए क्राफ्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि जब वो स्कूल से बाहर निकले तो वो कहीं काम कर सके और अच्छे खासे पैसे भी कमा सके। तो अब हमको देखना है एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, मतलब पूरे राष्ट्र में एजुकेशन के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए। द ब्रिटिश ऑफिसर्स वी आर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है बस वही लोग नहीं है जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk about the need of a widespread of education। तो अर्ली सेंचुरी, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी क्या आता है, तो बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हमारे इंडियन लोग हैं, वो भी मतलब यही सोच रहे थे कि भाई कुछ एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए, एक ऐसा मतलब सिचुएशन होना चाहिए जिसमें मतलब हम अच्छे से जो है एक एजुकेशन सिस्टम को मतलब बांध सके, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है। Impressed with the development in Europe, some Indian felt that Western education would help modernize India। तो जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे यूरोप वगैरह में, नई इन्वेंशंस हो रही थी, नई डिस्कवरीज हो रही थी, उससे इम्प्रेस होके, उससे खुश होके कई इंडियंस जो है उनको लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज कर सकता है। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को कहा, अर्ज किया, ठीक है, उन्होंने उनको क्या बोलते हैं, प्रेरित किया कि भाई आप नए स्कूल्स खोलिए, नए स्कूल्स खोलिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलिए, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और जो एजुकेशन है उसमें ज्यादा पैसा खर्च करिए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस एफर्ट इन चैप्टर 9। और चैप्टर 9 में हमको कुछ चीज, ये जो एफर्ट्स है उसके बारे में देखना है। देयर वेयर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। तो और ऐसे भी इंडियंस थे, ठीक है। देखिए कुछ इंडियन साथ दे रहे, जैसे ब्रिटिशर्स में हमने देखा कुछ ब्रिटिशर्स जो है ओरिएंटलिज्म को सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। वैसे ही यहाँ पे जो है कुछ इंडियंस जो है मॉडर्न जो एजुकेशन है, देखिए मॉडर्न जो यूरोपियन एजुकेशन है, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमको एजुकेट करना चाहते थे उसको सपोर्ट करते थे, और कुछ जो है उसके अगेंस्ट थे। तो वैसे ही महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर वेयर टू इंडिविजुअल्स। तो महात्मा गांधी सब जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी सब जानते हैं। तो ये लोग दो लोग थे जो इस तरीके के एक्टिविटीज जो है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सपोर्ट नहीं करते थे। इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमको गुलाम बना के रख दिया है। तो महात्मा गांधी अर्ज दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन। तो महात्मा गांधी जो है वो क्या अर्ज करते हैं, ठीक है, आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं कि जो कोरियन एजुकेशन है, जो इंग्लिश सिस्टम है एजुकेशन का, उसने जो है हम इंडियंस के में इन्फीरियरिटी ला दी है, मतलब अपने आप को हम नीचा समझ के चल रहे हैं। इट मेड देम see Western education as superior and destroyed the pride that they had in their own culture। तो इससे क्या हुआ है, जो इंग्लिश एजुकेशन, इससे क्या हुआ है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको हम ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, और हमारे जो कंट्री का कल्चर है, लिटरेचर है, उसको जो है हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देयर वेर पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, भाई ये जो एजुकेशन सिस्टम इसमें क्या है, जहर। इट वॉज सिंफुल, इट एनस्लेव्ड इंडियन, इट कास्ट एन इविल स्पेल्स ऑन देम। और क्या बोल रहे हैं, ये मतलब पाप की तरह है, जो वेस्टर्न एजुकेशन उसको पढ़ना एक पाप की तरह है, जिसने इंडियन
इंडियंस को क्या है, गुलाम बना दिया है और एक बुरी आत्मा जो है इनके अंदर डाल दी है, इंडियंस के अंदर डाल दी है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट, इन इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगैन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये बता रहे हैं, जो महात्मा गांधी बता रहे हैं कि भाई खुश होके, चार्म्ड बाय द वेस्ट मतलब वेस्टर्न जो कल्चर है उससे मतलब खुश होके, उसमें मतलब प्रेरित होके उस जो सारी जो वेस्टर्न चीजें हैं उसको हम अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, उन्हीं का गुणगान करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, ठीक है, वो जो है ब्रिटिश रूल को एडमायर करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उससे वो बहुत खुश है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिससे इंडियंस जो है अपनी जो डिग्निटी है, ठीक है, अपनी जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको बनाए रखे, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी बनाए रखे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड स्टूडेंट्स टू लीव इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो टू ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एंस्लेव्ड। तो जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ना स्टार्ट किए, तब गांधी जी ने क्या बोला कि अब जो है ये टाइम आ गया है, जो स्टूडेंट्स है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो उसको छोड़ दे, ताकि जो है इंडियंस है ना, ब्रिटिशर्स ये जान ले कि इंडियंस अब बिल्कुल नहीं चाहते कि वो गुलाम बन के रहे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज और टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। और महात्मा गांधी ये एकदम स्ट्रांगली तरीके से, बहुत ही प्रेरित, मतलब लोगों को प्रेरित करके बोलना चाह रहे थे कि भाई जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, और तो मतलब क्या होना चाहिए, सपोज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमारी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। तो जो एजुकेशन है इंग्लिश में हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, क्रिपल मतलब गंभीर रूप से हानि पहुंचाना, ठीक है, क्रिपल मतलब होता है गंभीर रूप से हानि पहुंचाना। तो इंग्लिश में जो एजुकेशन हो रहा है, इंडियंस जो है इससे क्या है, बहुत उनको हानि पहुंच रही है, उनको बहुत मतलब धक्का पहुंच रहा है। उससे क्या हो रहा है, वो अपना ही जो लोकल सराउंडिंग है उससे अलग हो रहे हैं। भाई अगर हमारी जो लोकल भाषा है हिंदी, हम हिंदी में बात करते थे, उस समय की बात है, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश में है, जो इंग्लिश जान रहा है, अगर वहां पे इंग्लिश में बात करेगा तो लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो इससे क्या है, जो उनका सोशल सराउंडिंग्स है उससे वो अलग हो रहे हैं, ठीक है। सोशल और क्या है, वो ब्रिटिशर्स का तरीका अपना रहे हैं। ब्रिटिशर्स जैसे इंग्लिश जो, जैसे कि अभी पहले हमने देखा कि जैसे मतलब जो पढ़ा लिखा हो गया, ठीक है, वो क्या है, ब्रिटिशर्स को एडमायर करने लग गया है, तो ब्रिटिश के कल्चर में ढलने लग जा रहा है, तो वो अपने जो सोशल सराउंडिंग्स है उससे क्या है, अलग होते जा रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, अपने ही जो राज्य है, अपने ही जो लैंड है, वहां पे वो एक स्ट्रेंजर हो जा रहा है, अजनबी की तरफ हो जा रहा है। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, डिस्पाइसिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटर डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। तो जो फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो अपना ही जो लोकल कल्चर है उसे घृणा करना चालू कर देते, मतलब उसको गलत साबित करना चालू कर रहे हैं। और जो इंग्लिश एजुकेटेड है वो उनको नहीं पता है कि जो मासेस है, जो लोकल पीपल है, उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी सिटिंग विद रविंद्रनाथ टैगोर एंड ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन शांति निकेतन 1940। शांति निकेतन 1940 का ये पिक्चर है, जिसमें महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी है और रविंद्रनाथ टैगोर है। ये क्या है, शांति निकेतन की पिक्चर है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है रीडिंग और राइटिंग में, कोई भी ओरल नॉलेज जो हुआ करता था, जिसमें लोगों को सब चीजें याद रहती थी, वो बिल्कुल नहीं हो रही है। इट वैल्यूज टेक्स्ट बुक रादर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। और उसमें ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें किस चीजों को वैल्यू दी जा रही है, टेक्स्ट बुक्स को रीड करना है, पढ़ना है ना, कोई भी लाइव एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, इसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा है। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सनल माइंड एंड सोल। और उन्होंने क्या बोला कि मतलब एजुकेशन से क्या है, एक व्यक्ति का जो माइंड और सोल है उसको डेवलप होना चाहिए, रादर देन मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो साइंटिफिक एजुकेशन है, सॉरी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गए, ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी मतलब आत्मा, हमारी आत्मा जो है और हमारा जो दिमाग है उसका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। और बोले लिटरेसी है ना, साक्षरता, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लिखना पढ़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एजुकेटेड है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स आर ऑपरेटेड। तो भाई लोग अपने हाथ से मतलब उनको काम करना सीखना पड़ेगा, कुछ क्राफ्ट्स बनाना सीखना पड़ेगा,
तभी तो वो एजुकेटेड होंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ भाई सब सारी जो चीजें हैं उसको कैसे ऑपरेट करना है। दिस वुड मेक देयर माइंड्स एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। और इससे क्या है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे क्या है, वो उनके माइंड्स बढ़ेंगे, है ना, उनका दिमाग शार्प होगा और उनकी कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की वो बढ़ेगी। ठीक है, लिटरेसी इज नॉट इन एंड एजुकेशन, जैसे कि हमने अभी जैसे महात्मा गांधी ने बोला उसी चीज को फिर से यहाँ पे बताया गया है। लिटरेसी इट्स इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, मतलब साक्षरता आप सिर्फ लिखना और पढ़ना जान रहे हैं इसका मतलब एजुकेशन नहीं होता। महात्मा गांधी रोड बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो मतलब एजुकेशन का क्या मतलब होता है, पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें एक चाइल्ड है ना, एक अच्छा आदमी बन जाता है, पूरा उसकी बॉडी अच्छी हो जाती है, माइंड अच्छा हो जाता है और उसका स्पिरिट अच्छा हो जाता है, आत्मा अच्छी हो जाती है। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और नॉट इवन द बिगनिंग। तो लिटरेसी जो है एजुकेशन का एंड नहीं है और कोई बिगनिंग भी नहीं है। मतलब आप सिर्फ लिखना और पढ़ना चाह रहे हैं इसका मतलब आपका एजुकेशन नहीं होता और ये बिगनिंग और एंड नहीं है। इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय अ मैन कुड बी एजुकेटेड। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन एजुकेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बस एक मीन्स है जिससे जो कोई भी मैन और वुमन जो है उसको सिर्फ एजुकेट बताया जा रहा है। लिटरेसी से कोई एजुकेशन नहीं होता, साक्षरता का मतलब एजुकेशन नहीं है। इट विल देयरफॉर बिगिन द चाइल्ड्स एजुकेशन बाय टीचिंग it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training। तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब अगर चाइल्ड को अगर एजुकेट करना चाह रहे हैं तो उसको कोई यूजफुल क्राफ्ट बनाना सिखाए जिससे वो मतलब वो मोमेंट जहाँ से वो बिगिन होता है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इट होल्ड दैट हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड सोल इज पॉसिबल अंडर सच ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर हमको अपना माइंड और सोल को डेवलप करना है तो हमको ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाना पड़ेगा जहाँ से हम कुछ सीखे, है ना, कोई क्राफ्ट सीख रहे हैं, कोई आर्ट सीख रहे हैं, तो इस तरीके का सिस्टम है जिसमें हमारी माइंड और सोल जो है उसका डेवलपमेंट हो, उस तरीके का सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ओनली एवरी हैंडीक्राफ्ट हैज टू बी टॉट नॉट merely mechanically is done today but scientifically, that is child should know why and the where for every process। तो हैंडीक्राफ्ट बनाने का मतलब पूरी सारी प्रोसेस, है ना, उसका मैकेनिकली और साइंटिफिक रीजन, है ना, क्यों हम उसको बना रहे हैं, सारी चीजों को एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। As nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking of the system of national education that would radically different from that set up by British। जैसे ही ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स है, ठीक है, ये जो सोच है ना, सेंटिमेंट मतलब ये जो सोच है कि फैलने लगे, जो बहुत सारे थिंकर्स भी यही समझने लगे कि ये जो सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है, जो ब्रिटिशर्स की सिस्टम है उसको चेंज करने का जरूरत है। क्लास इन द प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन 1930 नोटिस द सराउंडिंग द ट्रीज एंड ओपन स्पेस। यहाँ पे एक शांति निकेतन की पिक्चर दी गई है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो ओपन है ना, ओपन स्कूल है जहाँ पे टीचर जो है इनको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरा खुला वातावरण है, ठीक है। शांति निकेतन की पिक्चर है 1930 को, इसी के बारे में हमको देखना है। टाइगर अबोट ऑफ पीस, अबोट ऑफ पीस मतलब शांति निकेतन। मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बाय हुम। तो शांति निकेतन के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और आपको पता है कि कौन शांति निकेतन को किसने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901 एज अ चाइल्ड टाइगर हेटेड गोइंग टू स्कूल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था 1901 में, और ऐसे जब वो छोटे थे तो उनको स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती थी, उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव, और उनको क्या है, बहुत ही सफोकेशन होता था, उनका दम घुटता था स्कूल में, और ऑप्रेसिव, ठीक है, ऑप्रेसिव मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते थे स्कूल जाने में। तो स्कूल अपीयर लाइक अ प्रिजन, और स्कूल जाना मतलब बिल्डिंग में किसी बिल्डिंग में बैठ के पढ़ना उनको एक जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग। तो उसको इनको इसलिए पसंद नहीं आता था, प्रिजन की तरह लगता था, क्योंकि वहां वो कुछ भी नहीं कर सकते थे जो वो करना चाहते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू टीचर, टाइगर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे। तो जैसे कि उनका मन ही नहीं था, उनको जेल तरीके का लगता था, सब सफोकेटिंग लगता था, ऑप्रेसिव लगता था। तो वहां पे जब स्कूल जाते थे जो सारे बच्चे जो टीचर्स को देखते रहते थे, उनको सुनते रहते थे, तो टाइगर का जो माइंड है, तो टाइगर का जो माइंड है वो कहीं और घूमता रहता था, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टाइगर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन। तो जो उनका एक्सपीरियंस था स्कूल के समय में भी, उनका मन नहीं लगता था, उनको एक प्रिजन में, एक स्कूल में, एक स्कूल बिल्डिंग में पढ़ना पसंद नहीं था, तो उन्होंने जो अपना ही एक एजुकेशन का आइडिया बनाया। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन वाज हैप्पी एंड वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर शी वाज
शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर। तो इसलिए वो जो है बड़े होने के बाद एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ पे बच्चे खुशी खुशी पढ़े, वो एकदम फ्री हो, उनका माइंड क्रिएटिव हो, क्रिएटिव थिंग्स वो पढ़े वहाँ पे, समझे वहाँ पे, और अपने जो थॉट्स एंड डिजायर्स है, अपनी जो सोच है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको वो जाहिर कर सके फ्रीली। टाइगर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be time of self learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British। अब टाइगर को क्या लगता था, जो बचपन है, ठीक है, बचपन में हमको क्या है, एक सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है जब हम खुद से सीखते हैं, और मतलब rather than, है ना, उसके बजाय जो ये जो ब्रिटिशर्स का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला सिस्टम है उसके बजाय, ठीक। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। तो टीचर्स को क्या होना चाहिए, एकदम इमेजिनेटिव होना चाहिए, सोच विचार करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और एक बच्चा है उसको उसका वो क्या पढ़ना चाह रहा है उसको समझना चाहिए, और चाइल्ड की जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी मतलब उसको जानने की जो इच्छा है उसको डेवलप कर सके। अकॉर्डिंग टू टाइगर द एक्सिस्टिंग सिस्टम किल द नेचुरल डिजायर ऑफ चाइल्ड टू बी क्रिएटिव एंड हर सेंस ऑफ वंडर। और टाइगर के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, जो ब्रिटिश स्कूल्स है, उन्होंने मतलब जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो नेचुरल डिजायर होती है, उनकी इच्छाएं, उनको मार दिया है, और उनका जो एक सेंस ऑफ वंडर होता है ना, मतलब ये भाई सोचने की शक्ति, हाँ कि ये कैसा क्यों, तो वो सारी चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया है। टाइगर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। और टाइगर ये भी सोचते थे कि अगर क्रिएटिव लर्निंग करनी है, अच्छे से मतलब पढ़ना है ना, एकदम क्रिएटिव तरीके से, तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा इन अ रूरल सेटिंग। तो इसलिए उन्होंने 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, कैलकाटा से दूर एक गांव में एक सेटअप किया स्कूल का। ही सॉ इट अबाउट ऑफ पीस, ठीक है, इसलिए उन्होंने नाम दिया उसको शांति निकेतन। वेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। और एकदम शांतिपूर्ण जो वातावरण है वहां पे बच्चे रह कर, पढ़ कर अपना जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको कल्टिवेट कर सके। इन मेनी सेंसेस टाइगर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे, देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू। तो बहुत सारे तरीके में जो टाइगर और महात्मा गांधी है वो एक ही तरीके से सोचते थे जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। तो गांधी जी जो है थोड़ा अपोज करते थे ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और जो ये मशीन और टेक्नोलॉजी के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है उसको। तो टाइगर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो टाइगर जो है वो जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको भी बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन और जो इंडियन ट्रेडिशन है जो बेस्ट तरीके से उसको भी पढ़ाना चाहते थे, मतलब मिक्स करके पढ़ाना चाहते थे। ही एम्फसाइज्ड दैट नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन along with art, music and dance। तो जो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो जो है क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना चाहते हैं शांति निकेतन के, अलॉन्ग विद, है ना, उसके साथ साथ आर्ट, म्यूजिक, डांस भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। मेनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वेयर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल थिंकर्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब हमेशा सोच विचार में रहते थे कि कैसा नेशनल सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो जिसको फैशन किया जाए, ताकि जो मतलब तो ताकि वो सारे जो हमारे जो देश के जो बच्चे हैं उनको फायदा हो सके उससे। सम मॉडर्न चेंजेस विद इन द सिस्टम सेट अप बाय ब्रिटिश एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। अदर आर्ग्यूड दैट अल्टरनेटिव सिस्टम शुड बी क्रिएटेड सो दैट peoples were educated into a culture that was truly natural. Who was to define that was truly national? Debate about this about what this national education ought to be continued till after independence। तो यहाँ पे जो है जो ये एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम उसको फॉलो कराना चाहते थे, बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे इसमें आर्ग्यूमेंट हुए हैं, ठीक है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो डिबेट है, वाद विवाद है, ये जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम का ये इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहा है कि कैसा हमको नेशनल एजुकेशन सिस्टम होता है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को खुद से समझ सकते हैं। देखिए आप अभी कौन से मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम कौन सी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो भाई कुछ तो मतलब रहा होगा कि भाई आप इंग्लिश में ही पढ़ना है, कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो हम क्या है यहाँ पे देखिए, हम जब पढ़ रहे हैं इसमें भी अभी देखेंगे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि
जैसे कि अभी सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है ना, स्कूल्स में भी सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है। जो हम जो पढ़ते थे, और जैसे मैंने जो स्कूल में पढ़ा और अभी जो आपकी जो बुक्स में दिया हुआ, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, तो जो सिलेबस है उसको अपडेट कर दिया गया है। तो वे ऑफ लर्निंग जो है अभी काफ़ी चेंज हो गया। अब जो स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, जहाँ पे टीचर्स जो है एक स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं। बहुत सारी जगह जो है बड़े बड़े स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, इनोवेटिव लर्निंग कराई जा रही है। तो बहुत सारे जो नेशनल जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम का, वो कंटिन्यू चेंज होता जाता है, अपडेट होता जाता है। अ चिल्ड्रन प्लेइंग इन मिशनरी स्कूल इन कॉम्बेटोर अर्ली 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे स्कूल की पिक्चर देखिए, देखो प्यारे प्यारे बच्चे जो है, ये जो रस्सी से कूदते हैं ना, वो वाला गेम खेल रहे हैं। शायद यहाँ पे ये रस्सी है ना, इसको ऐसे फ्लिप करेंगे, फिर यहाँ पे से कूदेगी, इस तरीके का कुछ गेम कर रहे हैं बेचारे बच्चे जो है, छोटे छोटे प्यारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बाय मिड 19th सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स में सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मिड 19th सेंचुरी के आते आते जो है लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए भी स्कूल सेटअप किए थे क्रिश्चियन मिशनरी से। तो यहाँ पे देखेंगे लड़कियां जो है पढ़ रही हैं। तो हमको एल्सवेयर देखना है, एजुकेशन एज सिविलाइजिंग मिशन। So until the introduction of Education System Act in 1870, there was no widespread education for population as a whole for most of the 19th century. तो देखिए एजुकेशन एक्ट 1870 के आते आते कोई भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं था जिससे पूरे जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेट किया जाए। चाइल्ड लेबर was widely prevalent. Poor children could not be sent to school for their earning was critical for survival of the family. तो चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चों का काम करना उस समय बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था, बहुत ज्यादा प्रचलन में था। और जो पुअर चिल्ड्रन है, जो गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल कभी नहीं जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि जो अपने घर का खर्चा कराए कि जाके स्कूल में पढ़े। द नंबर ऑफ स्कूल्स वर ऑल्सो लिमिटेड टू दोज रन बाय चर्च एंड एज सेटअप बाय वेल्दी इंडिविजुअल। तो स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है, जो चर्चेस हैं वहाँ पे वो लोग जो बना के चलाते थे। और जो वेल्दी पीपल है, जो रईस लोग हैं, वो लोग स्कूल सेटअप करके चलाया करते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर कंबाइनिंग इनटू द फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट दैट स्कूल्स वेयर ओपन बाय गवर्नमेंट एंड कंपल्सरी स्कूलिंग वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, एजुकेशन एक्ट के आने के बाद ही बहुत सारे स्कूल खुले गए गवर्नमेंट के द्वारा, और एक कंपल्सरी स्कूलिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया कि मतलब हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन थिंकर्स ऑफ द पीरियड वाज थॉमस आर्नल्ड who became the headmaster of the private school Rugby, ठीक है, favoring a secondary schools curriculum which has detailed study of Greek and Roman classics written 2000 years ago earlier he said। ठीक है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर कौन थे? थॉमस आर्नल्ड थे, ठीक है, जो हेडमास्टर थे एक प्राइवेट स्कूल का रग्बी में। और इन्होंने क्या फेवर किया, एक सेकेंडरी स्कूल का करिकुलम फेवर किया, जिसमें उन्होंने डिटेल स्टडी डाली कि इसकी ग्रीक और रोमन क्लासिकल्स की, रिटन 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, 2000 साल पहले जो है। इट हैज ऑलवेज सीम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परस्यूड इन इंग्लिश स्कूल दैट इट ड्रॉस अवर माइंड सो कंटिन्यूअली टू dwell about upon the past. Every day we are engaged in studying the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago। तो यहाँ पे वो अपनी बातों को बता रहे हैं। Arnold felt that study of classics disciplined the mind. In fact, most educators of time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and need to be controlled। तो ठीक है, तो यहाँ पे अर्नल्ड जो ये बता रहे हैं कि जो क्लासिक्स है ना, जो स्टडी ऑफ क्लासिक मतलब जो हिस्ट्री है, जो हमारी जो पुरानी हिस्ट्री, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। इससे क्या है, जो इंसान जो है वो डिसिप्लिन बनेगा, और जो यंग पीपल है मतलब जानेंगे कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। टू बिकम सिविलाइज अडल्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी नोशंस राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, सिविलाइज बनने के लिए इनको सोसाइटी के बारे में जानना है कि क्या गलत है, सही है, और क्या इम्प्रॉपर बिहेवियर हुआ करता है। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड वाज मेंट टू गाइड देम ऐसे पाथ, है ना। जो एजुकेशन सिस्टम जो उनको डिसिप्लिन करेगा उनके माइंड को, उससे वो अच्छे रास्ते में जाकर रहते। कैन यू सजेस्ट हाउ सच आइडियाज माइट हैव इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ पुअर इन इंग्लैंड एंड ऑफ द नेटिव्स इन कॉलोनी। तो यहाँ पे सजेशन कर सर, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है जो इंग्लैंड में और वहाँ के नेटिव्स है जो वहाँ कॉलोनीज में रहते थे, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उनसे उनके माइंड में क्या इफेक्ट पड़ता रहा होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अभी भी सोचिए, है ना, सोच में रहे कि कैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये इतना बढ़ गया है, कैसे जो है हमारा मतलब
नहीं, चैप्टर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि कैसे, जो अभी जो आप जैसे अपने क्लास में बैठते हैं, बेंचेस में बैठते हैं, टेबल में लिखते हैं, लिखते हैं, आप लिख रहे हैं, अपनी नोटबुक बना रहे हैं और आप बुक्स को पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आप अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, ठीक है। और क्लासेस के साथ साथ आपको ड्राइंग, पेंटिंग सारी चीजें सीखनी होती है। आजकल तो स्कूल में हर चीज सिखाई जाती है, क्राफ्ट से लेके, सिंगिंग से लेके, डांसिंग से लेके, कुकिंग से लेके, बहुत सारी चीजें। तो आप ये मतलब सोचिए कि ये जो सिस्टम है वो धीरे 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 करके कैसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।